सभी को नमस्कार। आज चर्चा का बिंदु होगा भारत में लोकपाल। लोकपाल की भारत में आवश्यकता क्यों हुई, इसका पृष्ठभूमि या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, लोकपाल की जैसी जो संस्था है उसकी स्थापना के लिए क्या प्रयास किए गए, कैसे ये संस्था अस्तित्व में आई, इस संस्था का क्षेत्राधिकार है, इसके साथ ही इसकी शक्तियां एवं शासन प्रशासन में इसका क्या रोल है। इन विविध विषयों पर आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत में लोकपाल, सर्वप्रथम हम इसकी पृष्ठभूमि को देखने का प्रयास करेंगे। भ्रष्टाचार या करप्शन आज एक ग्लोबल प्रॉब्लम या समस्या है। दुनिया का कोई भी देश इस प्रॉब्लम या समस्या से अछूता नहीं है। करप्शन के निवारण एवं सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लक्ष्य की प्राप्ति नागरिकों की जो शिकायतें हैं उसके त्वरित निवारण या निदान पर निर्भर करती है। इसलिए दुनिया के विभिन्न देशों में शासन में बढ़ते भ्रष्टाचार एवं उसके विरुद्ध नागरिक शिकायतों के निदान के लिए स्कैंडिनेवियाई देशों में ओम्बुड्समैन प्रणाली, फ्रांस एवं अन्य यूरोपीय देशों में प्रशासनिक न्यायालय और जो सोशलिस्ट सिस्टम वाले देश यानी समाजवादी व्यवस्था वाले देश हैं उनमें मुख्तियार प्रणाली या प्रोक्यूरेटर सिस्टम जैसी संस्थागत युक्तियां सर्जित की गई है। यानी कहने का मतलब है कि वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार से शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है उस भ्रष्टाचार को रोकने और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट या विकास के लिए ये जरूरी है कि इस करप्शन को रोका जाए। साथ ही नागरिकों की इसके विरुद्ध जो शिकायतें हैं उसका त्वरित यानी तुरंत निदान होना चाहिए और इसके लिए विश्व के विभिन्न देशों में जो संस्थाएं स्थापित की गई है, जैसे स्कैंडिनेवियाई देश मुख्य रूप से जहां पर ओम्बुड्समैन स्थापित है, उत्तरी यूरोप के वो देश जिसमें स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे जो कि स्कैंडिनेवियाई जो प्रायद्वीप के भाग है यहाँ पर ओम्बुड्समैन प्रणाली है। वहीं फ्रांस और अन्य जो यूरोप के कंट्रीज हैं वहाँ पर प्रशासनिक न्यायालय जो प्रशासन के विरुद्ध शिकायतों का निदान करते हैं और साथ ही जो सोशलिस्ट समाजवादी देश जहाँ पर समाजवाद को अपनाया गया है, चाइना हो, रूस हो या अन्य क्यूबा वगैरह देश हो, वहाँ पर मुख्तियार प्रणाली या प्रोक्यूरेटर सिस्टम को जैसी संस्थाएं अपनाई गई है और इसी परिप्रेक्ष्य में भारत जैसे देश में ओम्बुड्समैन का जो संस्करण अपनाया है वो लोकपाल और राज्यों के अंदर लोकायुक्त के नाम से पुकारा गया है। विश्व का पहला ओम्बुड्समैन 1809 में उत्तरी यूरोप के देश स्वीडन जो कि स्कैंडिनेवियाई देश या प्रायद्वीप का भाग है वहां पर स्थापित हुआ। ओम्बुड्समैन स्वीडिश भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है जन शिकायतों को सुनने वाला। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकार के लिए यह जरूरी है कि शासन में पारदर्शिता, खुलापन और साथ ही जवाबदेहिता को सुनिश्चित किया जाए। यदि लोक सेवक जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप यानी जो जन इच्छा चाहती है उसके अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं और जनता को उन प्रशासनिक अधिकारियों से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है तो उन शिकायतों के निवारण या निदान के एक सिस्टम या तंत्र के रूप में एक संस्था होनी चाहिए और ऐसी भारत में 1960 के दशक के शुरू से ही मांग की जाने लगी है। लोकपाल ओम्बुड्समैन का ही भारतीय संस्करण है, परंतु भारत में ओम्बुड्समैन के साथ ही न्यूजीलैंड की तर्ज पर न्यायालय को इससे बाहर रखा गया है। जबकि स्वीडन में जो 1809 में पहला ओम्बुड्समैन स्थापित करता है वहां पर न्यायालय को इसके अधिकार क्षेत्र में रखा गया है। लोकपाल शब्द 1863 में हमारे जोधपुर राजस्थान के प्रसिद्ध विधिवेता
लक्ष्मीबल सिंघवी ने इस शब्द को दिया था, ये ध्यान रखना। उसके बाद 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की जाती है। अभी तक भारत में 2 ही प्रशासनिक सुधार आयोग हुआ है, एक 1966 में देसाई की अध्यक्षता में और उसके बाद में 2005 में पुंछी आयोग जो है, ये 2 प्रशासनिक सुधार आयोग के नाम से जाने गए। उसके बाद जब मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी की कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री बन जाते हैं तो के हनुमंथैया इस आयोग के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। आयोग का गठन 1966 में किया गया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1969 में दी, लेकिन साथ ही इसने इंटरनल रिपोर्ट या अंतरिम प्रतिवेदन दिया, वो 1968 में था। और जन शिकायतों को सुनने के लिए इसने केंद्र स्तर पर लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्त स्थापित करने की सिफारिश की। ये ना आप ध्यान रखना, केंद्र के अंदर लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त स्थापित करने की जो सिफारिश की थी वो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी। और इस आयोग का पहला अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे, लेकिन देसाई के मंत्रिमंडल में चले जाने से इस्तीफा देने पर के हनुमंथैया बाद में आयोग के अध्यक्ष बने थे। आयोग के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति की सलाह के आधार पर लोकपाल की नियुक्ति करेगा। यानी प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल की नियुक्ति के लिए यह भी एक सुझाव दिया कि एक प्रकार का कोलेजियम सिस्टम होना चाहिए। भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष और साथ ही राज्यसभा के सभापति, इन 3 लोगों की सलाह के आधार पर लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। लोकपाल एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था होगा। प्रशासनिक सुधार आयोग ने सुझाव दिया कि लोकपाल में नियुक्ति जहां तक हो सके गैर पॉलिटिशियन या नॉन पॉलिटिशियन, गैर राजनीतिक होना चाहिए। और इसका दर्जा, जो स्टेटस है, वो देश में जो उच्च न्यायिक प्राधिकारी, जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह है, उनके जो मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनके समकक्ष हो। अपने कर्तव्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए इससे पूर्णतः शक्तियां दी जानी चाहिए। भारत सरकार ने आयोग की सिफारिश को, जो अंतरिम रिपोर्ट थी, उसको स्वीकार किया। अब तक इस विषय में विधेयक लाने के लिए या बिल लाने के लिए 10 बार हमारी संसद के अंदर प्रयास किए जा चुके हैं। मई 1968 में अंतरिम रिपोर्ट जो आयोग ने दी थी, उसके आधार पर इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा केंद्र में लोकपाल की स्थापना हेतु लोकसभा में प्रथम बार एक बिल या प्रस्ताव लाया गया। उसके बाद अब तक इस विषय में विधेयक लाने के लिए 10 बार प्रयास किए जा चुके हैं। मई 68 में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा केंद्र में लोकपाल की स्थापना हेतु लोकसभा में प्रथम बार विधेयक लाया गया। तत्पश्चात निम्नांकित वर्षों में संसद में विधेयक प्रस्तुत किए गए। अप्रैल 1971 में पुनः इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार, जुलाई 1977 में केंद्र में पहली गैर कांग्रेस सरकार जो कि मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में बनी थी, वो थी जनता पार्टी की सरकार, उसने प्रयास किया। उसके बाद में अगस्त 1985 में कांग्रेस की नेतृत्व में, जो मुख्यतः राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, दिसंबर 1989 में वीपी सिंह की नेतृत्व वाली नेशनल जो मोर्चा, राष्ट्रीय मोर्चा की जो सरकार थी, फिर सितंबर 1996 में एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा की सरकार के द्वारा प्रयास किए गए। अगस्त 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार बनी, तो अटल जी के नेतृत्व में भी एनडीए की सरकार द्वारा ऐसा प्रयास किया गया। अगस्त 2011 में मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार ने ऐसा विधेयक सदन में पेश किया। इन 9 बार के विधेयकों में प्रथम 4 जो विधेयक है वो लोकसभा के विघटन होने पर, और 5वां विधेयक सरकार द्वारा वापस लेने पर, और 6ठा 7वां विधेयक भी 12वीं एवं 13वीं लोकसभा के विघटन के कारण से निरस्त हो गए।
नवा विधेयक या बिल मनमोहन सिंह सरकार द्वारा अन्ना हजारे के आंदोलन और विरोध के चलते वापस ले लिया गया था, क्योंकि समाजवादी अन्ना एवं उसकी टीम ने इसका विरोध इस आधार पर किया कि जन लोकपाल से कम हम किसी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते और प्रस्तावित मसौदे को तैयार करने में सिविल सोसाइटी या नागरिक जो समाज है उसके सदस्यों को शामिल किया जाए। दिसंबर 2011 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में पुणे यूपीए की सरकार द्वारा अंतिम बार विधेयक लोकसभा में लाया गया। ये विधेयक जो कि लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2013 के रूप में पारित हुआ, जिस पर राष्ट्रपति ने 1 जनवरी 2014 को अपनी स्वीकृति दी और 16 जनवरी 2014 से ये अधिनियम लागू हो गया। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 की निम्न विशेषताएं हैं। नंबर 1, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 जो है उसके अंदर 15 अध्याय है और उसके साथ ही 63 धाराएं हैं। लोकपाल एक संस्था है जिसमें एक सभापति के अलावा 8 सदस्य होंगे। यानी जो एक्ट 2013 में आया था लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम संबंधित, इसमें अध्याय 15 है और 63 धाराएं हैं। लोकपाल को एक ऐसी संस्था माना है, ये मुख्यतः एक संवैधानिक संस्था न होकर सांविधिक स्टेटरी जो संस्था या इंस्टीट्यूट है जिसमें एक सभापति के अलावा 8 सदस्य होंगे। अब है लोकपाल की नियुक्ति के लिए योग्यता। सभापति के पद पर ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा, यानी लोकपाल के जो सभापति होगा उस पर जो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश हो या रह चुका हो, या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश हो या रह चुका हो, अथवा समाज का प्रबुद्ध वर्ग का व्यक्ति हो। इनमें कम से कम 25 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। समाज के अंदर प्रबुद्ध वर्ग जो किसी सेवा से, तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि सभापति की नियुक्ति के लिए पहली बात तो ये है कि वो या तो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश है या रह चुका हो, या सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश है या रह चुका हो, या समाज का ऐसा प्रबुद्ध या शिक्षित व्यक्ति हो जिसको साथ ही इस सेवा के अंदर सामाजिक सेवा में 25 वर्ष से अधिक का अनुभव हो। कम से कम आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो न्यायिक पृष्ठभूमि से हो, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो। अन्य अनुसूचित जाति तथा जनजाति, ओबीसी, महिला तथा अल्पसंख्यक वर्ग से एक एक सदस्य होंगे। नोट, महिला किसी भी वर्ग से होने पर उसी में मान ली जाएगी। यानी कहने का मतलब है सभापति के अलावा जो अन्य 8 सदस्य होंगे उनमें 4 सदस्य तो न्यायिक पृष्ठभूमि के होंगे और अन्य जो 4 सदस्य हैं वो एससी, एसटी, ओबीसी, महिला या अल्पसंख्यक वर्ग के एक एक सदस्य होंगे। और महिला यदि किसी भी कैटेगरी में दूसरी में यदि आ जाती है तो उसी में उसको सम्मिलित कर लिया जाएगा। इसकी न्यूनतम आयु 45 वर्ष होना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी सदस्य बनने पर उसे कम से कम 25 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यानी लोकपाल और उन सदस्यों के लिए न्यूनतम जो आयु निर्धारित की गई है वो 45 वर्ष है। उसके साथ ही यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी आयोग का सदस्य बनता है तो उसे 25 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। प्रशासन एवं नागरिक पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, सामान्य नागरिक पर मुकदमा नहीं हो और राजनीतिज्ञों से संबंध नहीं हो। इसके साथ ही सभापति और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो शर्तें हैं उसमें यह है कि जो भी प्रशासक या नागरिक जिसको ये बनाया जाता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए, सामान्य नागरिक पर मुकदमा नहीं होना चाहिए और इनका राजनीतिज्ञों से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। फिर है लोकपाल की नियुक्ति। लोकपाल में सभापति एवं 8 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कोलेजियम की सिफारिश के आधार पर की जाएगी। कोलेजियम में 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। अध्यक्ष कोलेजियम का प्रधानमंत्री होता है और सदस्य जो 4 होंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता और राष्ट्रपति द्वारा
इन चारों की सिफारिश के आधार पर कॉलेजियम में पांचवा व्यक्ति ऐसा होगा जो मुख्यतः विधिवेत्ता होगा। दर्जा या स्टेटस या प्रोटोकॉल। सभापति का दर्जा सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश है उसके बराबर होगा और सदस्यों का दर्जा सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश है उनके बराबर माना जाएगा। कार्यकाल। लोकपाल का कार्यकाल 5 वर्ष और सेवानिवृत्ति की उम्र 70 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो। आपने देखा था राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष है, परंतु सेवानिवृत्ति की आयु सुनिश्चित नहीं की गई है, लेकिन लोकपाल और उसके सदस्यों के लिए जो कार्यकाल है वो या टेन्योर है वो 5 ईयर्स है और साथ ही 70 ईयर्स से अधिक यानी 70 वर्ष से अधिक भी उसकी उम्र नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने पद पर पुनर्नियुक्त नहीं हो सकता। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि एक बार यदि आयोग का अध्यक्ष सदस्य रह गया तो वो पुनर्नियुक्त नहीं होगा। सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार का अधीन कोई लाभ का पद नहीं प्राप्त कर सकता और किसी भी प्रकार का कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। यानी जब सेवानिवृत्त हो जाएगा तो सभापति और अन्य सदस्य ने तो भारत सरकार और नहीं किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद प्राप्त करेंगे और नहीं किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ेंगे। फिर है लोकपाल को हटाने की प्रक्रिया। इस संदर्भ में संसद में कम से कम 100 सदस्यों द्वारा यानी संसद के किसी भी सदन में 100 सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष एक प्रस्ताव रखा जाता है और हटाने का वही 2 आधार है, कदाचार या अक्षमता यानी कार्य करने का जो क्षमता नहीं रहने पर। ऐसे ही यदि प्रस्ताव में आरोप लगाया जाता है तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से इस प्रस्ताव की जांच करवाते हैं। पहली बार संसद के 100 सदस्य अक्षमता एवं साथ ही कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के समक्ष ऐसा प्रस्ताव लाएंगे कि लोकपाल या किसी सदस्य को इस आधार पर हटाया जाए, तो राष्ट्रपति ऐसे प्रस्ताव की सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाएंगे और आरोप सही पाए जाने पर राष्ट्रपति उन्हें हटाते हैं। जांच के दौरान राष्ट्रपति उन्हें निलंबित भी कर सकते हैं। फिर है लोकपाल का क्षेत्राधिकार। निम्न पद लोकपाल के क्षेत्राधिकार में आते हैं। नंबर 1, प्रधानमंत्री। भारत में प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे में आएंगे, परंतु उनके द्वारा परमाणु ऊर्जा, देश की आंतरिक सुरक्षा, विदेशी संबंध तथा लोक व्यवस्था के बारे में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो लोकपाल के दायरे में नहीं आएंगे। नंबर 1 परमाणु ऊर्जा पे, फिर आंतरिक सुरक्षा पे, विदेश संबंध पे और लोक व्यवस्था पर जो निर्णय लिए जाते हैं वो लोकपाल के दायरे में नहीं आएंगे। केंद्र सरकार के सभी मंत्री एवं पूर्व मंत्री यानी केंद्र के जो वर्तमान मंत्री है साथ ही जो पूर्व मंत्री है वो भी इसके दायरे में आएंगे। सभी वर्तमान सांसद और पूर्व सांसद, अखिल भारतीय सेवाओं के सभी अधिकारी और साथ ही सेवानिवृत्त भी अधिकारी, केंद्रीय सेवाओं की सभी श्रेणियों के सभी अधिकारी और पूर्व अधिकारी, संसदीय अधिनियमों से स्थापित सभी संस्थाओं के अधिकारी कर्मचारी जो सेवानिवृत्त अधिकारी है वो, विश्व के किसी भी भाग में कार्यरत भारत सरकार के अधिकारी और कर्मचारी भी इसके दायरे में रहेंगे। अधिनियम संपूर्ण देश में लागू होगा तथा सभी प्रकार के लोक सेवक इसके अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे, वे भारत में हो चाहे बाहर हो। लोकपाल की शक्तियां। सीपीसी 1908 में निम्न न्यायिक शक्तियां जो कि लोकपाल को प्राप्त है। नंबर 1 समन जारी करना, सेकेंड शपथ पत्र पर गवाही लेना और गवाही की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करना। इसके अलावा लोकपाल को निम्न शक्तियां प्राप्त है। आरोपित अधिकारी का स्थानांतरण का आदेश दे सकता है, सीबीआई से जांच करवा सकता है, इस दौरान सीबीआई लोकपाल के प्रति उत्तरदायी होगी। लोकपाल के स्वयं के न्यायालय होंगे, 3 माह में उन न्यायालयों में निपटारा करना होगा, अधिकतम 12 माह। दोषी अधिकारी से भ्रष्टाचार की राशि वसूल कर सकता है। इस अधिनियम द्वारा भारत में एक प्रभावी लोकपाल जैसी संरचना सर्जित की गई है, परंतु उसमें कुछ कमियां हैं, जैसा कि लोकपाल
खुद किसी भी प्रकार की सजा नहीं देता है तथा लोकपाल 7 वर्ष से पुराने मामले की सुनवाई नहीं करेगा और झूठी और मिथ्या शिकायत पाने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना या 1 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया। यह प्रावधान निश्चित रूप से इस संस्था को कमजोर करने का प्रयास हो सकता है। लोकपाल एवं लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा कर्मचारियों को प्रतिवर्ष अपनी संपत्ति की घोषणा जो कि अनिवार्य किया गया है। ये कदम निसंदेह कर्मचारियों की आय को सार्वजनिक और पारदर्शी बनाने में एक महत्वपूर्ण या कारगर कदम होगा। यद्यपि लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 जो कि 16 जनवरी 2014 को लागू हो गया, परंतु दुर्भाग्य की बात है कि भारत में 2018 तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो सकी, क्योंकि इतने शक्तिशाली संस्था के डर से सभी भयभीत है। पॉलिटिकल पार्टीज इस मामले को लटकाए रखना चाहते हैं और इसीलिए बार बार ने पहले 10 बार तक प्रयास करना पड़ा। विधेयक जो कि एक्ट नहीं बन पाया, संस्था अस्तित्व में नहीं आई और जब अस्तित्व में आ गई तो उसके बाद में लोकपाल की नियुक्ति नहीं की जा सकी। ऐसे में कॉमन कॉज नामक एनजीओ जो कि लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 को लागू करवाने हेतु सुप्रीम कोर्ट की शरण लेता है और जो 2013 में याचिका दायर की जिसे कॉमन कॉज बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में अपना निर्णय सुनाते हुए सरकार से जल्द ही लोकपाल नियुक्त करने को कहा, परंतु 2 वर्ष बीत जाने पर भी सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। तब कॉमन कॉज ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का मामला दर्ज कराया और सुप्रीम कोर्ट ने इसी के तहत 6 मार्च 1919 को भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को निर्देश दिया कि 10 दिन के अंतर्गत इस पर कार्रवाई करे। सर्वोच्च न्यायालय की इसी फटकार के कारण 15 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सिलेक्शन कमेटी या चयन समिति की बैठक होती है और बैठक के बाद इससे पहले एक सर्च कमेटी की बैठक हुई जो रंजना देसाई की अध्यक्षता में फरवरी 2019 में हुई थी। 8 सदस्यीय जो सर्च कमेटी थी, इसके सुझाव जो नाम चयन समिति के 4 लोगों ने जिन्हें दिए, जिनमें समिति की अध्यक्षता कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई साहब, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन तथा विधि विधायक के तौर पर भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मुकुल रोहतगी ने भाग लिया। विपक्ष का नेता पद रिक्त होने के कारण 5वां सिलेक्शन कमेटी में सदस्य उपस्थित नहीं हुआ। यद्यपि लोकसभा में प्रतिपक्ष कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया गया, परंतु वो उपस्थित नहीं हुए। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली इसी चयन समिति या सिलेक्शन कमेटी ने लोकपाल में अध्यक्ष एवं 8 सदस्य के नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी और आखिरकार 19 मार्च 1919 को सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोकपाल के सभापति एवं 8 सदस्यों की नियुक्ति की, जिसमें पूर्व जस्टिस पीसी घोष को देश का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया। पीसी यानी पिनाकी चंद्र घोष जो जस्टिस शंभू चंद्र घोष के पुत्र है और जस्टिस घोष कलकत्ता में कानून की पढ़ाई कर कलकत्ता हाई कोर्ट के जज बने और आंध्र हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश पद से 2017 में रिटायरमेंट हुए। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। यही सदस्य के तौर पर जस्टिस दिलीप बी भोसले, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती, जस्टिस अभिलाषा कुमारी और जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी आयोग के न्यायिक सदस्य, जबकि दिनेश कुमार जैन, अर्चना रामसुंदरम, महेंद्र सिंह और इंद्रजीत प्रसाद गौतम इसके गैर न्यायिक सदस्य नियुक्त किए गए। 19 मार्च 1919 को लोकपाल की नियुक्ति के साथ ही देश में 50 सालों से लोकपाल की स्थापना को लेकर जो मांग एवं प्रयास किए जा रहे थे वो रंग लाए और देश में
प्रथम लोकपाल पीसी घोष साहब की अध्यक्षता में अस्तित्व में आया। आवश्यकता इस लोकपाल या लोक शिकायत निवारण तंत्र की संरचना को और अधिक प्रभावी बनाने की है, ताकि देश में अमर बेल के रूप में पल्लवित एवं पुष्पित हो रहे करप्शन को जड़ से मिटाया जा सके। निसंदेह लोकपाल भारत में भ्रष्ट नौकरशाही की नाक में नकेल डालकर देश में लोकतंत्र के एक जो वेलफेयर नेचर है एवं साथ ही सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो गोल्स है उसकी प्राप्ति में सहायक सिद्ध होगा। अपन ने लोकपाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारत में इसके लिए प्रयास, संसद में लोकपाल की स्थापना के लिए लाए गए विधेयकों और उसके बाद में लोकपाल की स्थापना, इसकी शक्तियां, इसके क्षेत्राधिकार, इसकी कमियां और शासन व्यवस्था प्रशासन में इस संस्था की जो उपयोगिता या जो रोल या भूमिका है उस पर विस्तार से विचार किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।